हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा का विषय रहेगा हमारी जो राजनीति विज्ञान की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 18 आपके समक्ष है, जिसमें हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। टू द पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। पहला सवाल, इदलिब प्रांत जो कि समाचार पत्रों में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? इदलिब प्रांत जो कि समाचार पत्रों में चर्चा में रहा किस देश में स्थित है? सीरिया, इजराइल, लेबनान, इराक। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप इसका उत्तर गैस करिएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इदलिब प्रांत वह स्थान है जहां पर तुर्क लड़ाकों को हाल ही में मार गिराया था। इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा, सीरिया में। यानी यह सीरिया का एक प्रांत है जहां पर सीरिया और टर्की के मध्य जो युद्ध चल रहा है, जो विवाद है, उसको लेकर तुर्की के जो कुर्द लड़ाके हैं वहां पर हाल ही में इदलिब प्रांत में मार गिराया था। तो यह घटना समाचार पत्रों में चर्चा में रही। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, जिसे ATTV के नाम से भी जाना जाता है, में शामिल होने की घोषणा जून 2020 में की है? यानी वह कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा जून 2020 में की है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। राइट आंसर का ऑप्शन ए, चाइना ने जून 2020 में घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि? संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी यह एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि पारंपरिक हथियारों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबंधित है। यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है जो एक प्रकार की बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबंधित है। और यह संधि कब चर्चा में आई? यह संधि सर्वप्रथम 2006 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे समक्ष लाई गई और धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2013 में इसे अपनाया। कब अपनाया? 2013 में। और लागू कब हुई? 2014 में। यानी सशस्त्र व्यापार संधि लागू कब हुई है? 2014 में हुई है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे कब अपनाया? 2013 में इसे अपनाया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष कब लाई गई? तो 2006 में ये आई थी उसके समक्ष। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया? 2013 में इसे अपनाया है। और लागू कब हुई है? 2014 में ये लागू हुई है। और वर्तमान में 130 देश है जो इसके हस्ताक्षरकर्ता देश है। सशस्त्र व्यापार संधि के हस्ताक्षरकर्ता देश कितने? तो 130 देश है इसके हस्ताक्षरकर्ता देश है। और लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कहा गया है इसमें देखते हैं। सशस्त्र व्यापार संधि एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि पारंपरिक हथियारों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबंध है। और इस संधि का उद्देश्य संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर नियंत्रण लगाना,
मानव अधिकारों की रक्षा करना और घातक हथियारों को समुद्री डाकुओं, गिरोह तथा अपराधियों के हाथों में पहुंचने से रोकना, यह है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य। यानी संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रभाव को नियंत्रण करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और घातक हथियारों को समुद्री डाकुओं, गिरोह और अपराधियों के हाथों में पहुंचने से रोकना। आतंकवादियों के पास में हथियार नहीं जाने चाहिए, यह इसका मुख्य मकसद है। और चाइना ने हाल ही में जून 2020 में इसमें शामिल होने की घोषणा की है। लेकिन मित्रों, जो अमेरिका है, यूएसए, जिन्होंने 2019 में इस संधि से अलग होने की घोषणा की, डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में शस्त्र व्यापार संधि से अलग होने की घोषणा की है। यह भी आप फैक्ट नोट करिएगा। चाइना शामिल हो रहा है और अमेरिका इससे अलग होने की बात कर रहा है 2019 में, और चाइना ने शामिल होने की बात की है जून 2020 में, और भारत इसका सदस्य नहीं है। और वर्तमान में 130 राष्ट्र इसके सदस्य है, हस्ताक्षरकर्ता। और लागू ये कब हुई? 2014 में लागू हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पारित करके कब अपनाया? तो 2013 में। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष कब आई? तो 2006 में ही आई थी। तो ये तीनों बात आपके समक्ष नोट होनी चाहिए। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये वॉल्कन बोजिकर किस देश के राजनयिक है जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष 17 जून 2020 को निर्वाचित हुए? वॉल्कन बोजिकर किस देश के राजनयिक है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नामित किया गया? मिस्र के, तुर्की के, ओमान के, बेल्जियम के? क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? तो आइए चेक करते हैं। राइट आंसर का ऑप्शन बी, टर्की के ये राजनयिक है जिन्हें जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के लिए, 75वें अधिवेशन के लिए इन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, और ये टर्की के रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 74वां अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे तिजानी मोहम्मद पांडे। तिजानी मोहम्मद पांडे है जो उसके अध्यक्ष थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस वर्ष तक सत्ता में बने रहने का जनादेश हासिल कर लिया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस वर्ष तक सत्ता में बने रहने का जनादेश हासिल कर लिया है? 2025 तक, 2027 तक, 2028 तक, 2030 तक? क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा, 2037 तक। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये गाजा पट्टी को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद का मुद्दा है? गाजा पट्टी को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद का मुद्दा है, यानी संघर्ष चल रहा है? चाइना इजराइल, अमेरिका इजराइल, फिलिस्तीन ईरान, फिलिस्तीन इजराइल? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, 1, 2, 3 और 4। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? गाजा पट्टी के ऊपर किन दो देशों के मध्य संघर्ष है, विवाद का प्रमुख कारण है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य गाजा पट्टी को लेकर विवाद है, इन दोनों देशों के मध्य। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित गाजा पट्टी 225 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यानी जो गाजा पट्टी है यह मुख्यतः फिलिस्तीनी क्षेत्र है जिसे फिलिस्तीन ने अधिग्रहण किया था, किससे? इजराइल से, जिस पर लगभग 2 मिलियन लोग अधिवासित हैं। यानी मिस्र और इजराइल के मध्य है, भूमध्य सागर के तट से लगा हुआ है ये गाजा पट्टी, जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है। 225 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ क्षेत्र है। और ये सब लोग प्रथम अरब इजराइल युद्ध के शरणार्थी हैं और उनके वंशज है। जो यहाँ 2 मिलियन लोग निवास कर रहे हैं, ये जो प्रथम अरब इजराइल युद्ध हुआ उसके क्या है? शरणार्थी है और उनके वंशज है जो यहां पर निवास करते हैं। और यह हमास संगठन द्वारा प्रशासित क्षेत्र है। जो फिलिस्तीन का एक संगठन है हमास, और इस हमास संगठन है जो जिसका इस क्षेत्र पर क्या है? नियंत्रण है। गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है? तो हमास संगठन का उनके ऊपर नियंत्रण है गाजा पट्टी पर। और इस हमास संगठन को इजराइल एक आतंकी संगठन मानता है। यानी कि हमास जो एक संगठन है फिलिस्तीन का, जिसे फिलिस्तीन की पार्टी का इन्हें संरक्षण प्राप्त है, और इसे इजराइल है जो इसे एक आतंकी संगठन मानता है। और अमेरिका ने भी इस हमास को आतंकी संगठन माना है। तो ये बात आप प्रमुख ध्यान रखिएगा कि गाजा पट्टी को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य प्रमुख विवाद है, और गाजा पट्टी फिलिस्तीन का एक क्षेत्र है और यह हमास संगठन द्वारा प्रशासित होता है। यानी इसके ऊपर वर्तमान में किस संगठन का नियंत्रण है? तो हमास का नियंत्रण है। और हमास एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है, और इस आतंकवादी संगठन रूप में किसने नामित किया? तो इजराइल और अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा है, हमास संगठन को। और हमास कब अस्तित्व में आया तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक प्रशासन की नींव रखना था। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया, और जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र यानी गाजा पट्टी पर और जो फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है यहां पर इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना था। और हमास का प्रभाव गाजा पट्टी पर अधिक है और वर्तमान में वहां पर इसका नियंत्रण है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा, पीयूष मिश्रा, इंद्रमणि पांडे, संजय कुमार। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत कौन होगी? ऑप्शन सी राइट होगा, इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन सी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, और वे जिनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगी। यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे को, और वे जिनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। 29 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? वो सवाल और ये सवाल दोनों अपने आप में अलग अलग है। 29 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? अजय भाला, लव अग्रवाल, विकास स्वरूप, टीएस तिरुमूर्ति। इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। टीएस तिरुमूर्ति को केंद्र सरकार ने
अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है मित्रों, नया स्थायी प्रतिनिधि। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? सैयद अकबरुद्दीन का स्थान इन्होंने लिया है। इस पद पर वे सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो पूर्व में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। और वर्तमान में कौन बने हैं? टीएस त्रिमूर्ति। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये जानकारी आप वीडियो को रोककर भी आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है कौन? सत्यपाल मलिक, डॉक्टर कृष्ण सिंह, राधा कृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? एट नंबर सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन सी, राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर, जिन्हें लद्दाख का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, और 28 राज्य है। 5 अगस्त 2019 का वह दिन जिस दिन जम्मू कश्मीर राज्य को, जिसे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, उसे समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और उसके बाद यहां पर लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्ण माथुर की नियुक्ति हुई थी। तो यह भी फैक्ट आप नोट करिएगा, राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के प्रथम गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू को ही जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था फर्स्ट, यानी जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल किसे बनाया गया था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को ही बनाया गया था। राधा कृष्ण माथुर के साथ साथ गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था मित्रों, यह भी बात आप नोट करिएगा। लेकिन वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है जो भारत के केक बन गए हैं, सीएजी के पद पर नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के केक के पद पर नियुक्त है, जिन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है, यह भी बात आप नोट करिएगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे? जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, यह भी बात आप नोट करिएगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर आयोजित होता है? फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और रूस। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन किया जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यानी इस पुस्तक का लेखन किसने किया है? एस जयशंकर, सलमान खुर्शीद, अवनी जोशी, उर्जित पटेल। द इंडिया वे। ऑप्शन ए राइट हुआ इस सवाल का, एस जयशंकर, जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, मोदी सरकार में। और यह पुस्तक उनकी है और ये 2020 में लॉन्च हुई है। ऑप्शन ए राइट होगा।
सलमान खुर्शीद भी भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह सरकार के समय, यह भी बात आप नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी, इनके नाम बताइए। ऑप्शन ए हैदराबाद विशाखापट्टनम कुबताई, ऑप्शन बी अमरावती हैदराबाद कुर्नूल, ऑप्शन सी अमरावती हैदराबाद विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी अमरावती विशाखापट्टनम कुर्नूल। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी, इनके नाम बताइए आप। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी होगा, अमरावती राजधानी है, यह व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करेगी, व्यवस्थापिका के रूप में, विधायिका के रूप में कार्य करेगी अमरावती। और विशाखापट्टनम यह कार्यपालिका के रूप में, और कुर्नूल है जो ये न्यायपालिका के रूप में कार्य करेगी। अमरावती राजधानी विधायिका विधानसभा के रूप में कार्य करेगी, विशाखापट्टनम कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगी, और कुर्नूल है जो न्यायपालिका के रूप में कार्य करेगी। इस प्रकार यह आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। और हैदराबाद है जो तेलंगाना की राजधानी है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अंतिम आपके लिए फैक्ट है कि श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है इन्होंने। और इससे पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। यह फैक्ट आज का आप नोट करिएगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू को 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, और इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है, और ये जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे। तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।